हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस आज की वीडियो रहने वाली है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस सब्जेक्ट के ऊपर। गाइस इस वीडियो के अंदर मैं छोटी सी वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो के अंदर आपके लिए मैं यूनिट 1 के मुझे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं, क्योंकि प्रीवियस 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को मैंने एनालाइज किया है, उसके बेसिस पे मुझे जो भी क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चन को मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट बता देना चाहती हूँ। गाइस आप सब, मेरे को लगता है कि 80% बच्चों को पता है कि मेरे पास बुक्स नहीं है। हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन पेपर आते हैं और हम लोग गूगल से क्वेश्चंस को सर्च करते हैं और जो भी रेलेवेंट डाटा हमको लगता है कि मतलब इसका मतलब सही बन रहा है आंसर का, और जो भी आपकी स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग सही है, हम उसको लेते हैं। अब आप लोग अलग अलग राइटर्स की बुक्स भी देखते हो तो उसमें आंसर्स अलग अलग ही होते हैं। अगर आप अलग अलग राइटर्स की बुक्स उठा के देखोगे, आपको क्वेश्चन के आंसर का पैटर्न, क्वेश्चन के आंसर सेम नहीं लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे को ये होता है कि मेरे को आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। बाकी पेपर में कोई भी ना ही बुकिश लैंग्वेज लिखने वाला है, ना ही कोई मेरे पढ़ाई नोट्स लिखने वाला है। आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना होता है। तो अगर आप लोगों को ये डिटेल में जाना है कि भाई दीदी ने जो आंसर्स करवाए हैं वो हमारी बुक्स से मैच नहीं हो रहे, तो डेफिनेटली नहीं होंगे। हर बच्चे के पास अलग राइटर की बुक है। मेरे पास राजस्थान के बच्चे भी हैं, चंडीगढ़ के बच्चे भी हैं और भोपाल से भी बच्चे हैं। तो ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि सबके पास एक ही राइटर की बुक चल रही हो। ठीक है, तो ये सिर्फ कल्याणी पब्लिशर पंजाब में ही चल रहा है, पंजाब के बाहर कल्याणी पब्लिशर नहीं चल रहा। और ये वीडियो पूरे मतलब बहुत जगह से लोग देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना मैं एक ही बुक को देखी जाऊँ। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी बुक्स ये टॉपिक को देखते हैं। तो मुझे कंसेप्ट ऐसा बनाना होता है कि मतलब सबके लिए रेलेवेंट हो और आपके फ्यूचर पर्पस में आपको वो चीज़ समझ आए, दिमाग में आपके रह जाए। अगर तो पेपर देने के लिए पढ़ना है, सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा डिग्री लेके बैठना है, फिर तो आप लोग बुकिश लैंग्वेज ही पढ़ो भाई। पूरी बुक की बुक रट के जाओ और पेपर में छाप के आओ, पूरे मार्क्स मिलेंगे 100 में से 100। ठीक है, बट अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो वीडियो में हर इंसान, किसी की भी देखोगे, हर इंसान अपना तड़का तो ज़रूर लगाएगा। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट। क्योंकि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट अपडेट, आप लोगों ने लास्ट एग्जाम में पता नहीं क्या कंट्रोवर्सी की है, छोटी सी, बट ठीक है, सबका अपना अपना नज़रिया है कि बुक से नहीं मैच करे, डेफिनेटली नहीं करेंगे। मुझे क्या पता बुक्स में क्या पॉइंट्स है, मेरे पास आप लोगों की बुक्स नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 5th सेम का एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट रहेगा, बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट है। अब मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, अगर आपको आपकी बुक्स का करना है तो मैं क्वेश्चन आपको इस वीडियो में समझाऊंगी ज़रूर, पर आंसर्स आप लोग अपनी बुक्स में से ही देखिएगा। आपको टॉपिक समझ आ जाएगा, आंसर्स आप लोग अपनी बुक्स वाले लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने फिर वो चीज़ पे ध्यान देना कम कर देना अगर आप लोगों को वो चीज़ नहीं चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जो कि मतलब एंटरप्राइज को एक जन्म देता है। इस क्वेश्चन को आपको इलेबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है। 2021 में एग्जाम में आया है। इस वीडियो में सिर्फ पिछले 3 सालों के क्वेश्चन हैं, 2021, 2022 और 2023। इनके अलावा अगर आपको कोई और इंपॉर्टेंट लगे तो आप प्लीज़ उनको भी करके जाइएगा। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे मतलब एक एंटरप्राइज को जन्म देता है। एंटरप्रेन्योरशिप, एक इंसान है एंटरप्रेन्योर, एक बंदा होता है एंटरप्रेन्योर, वो कैसे एक कंपनी को जन्म देता है, कैसे एक बिजनेस खड़ा कर देता है। सो एंटरप्रेन्योरशिप एक डायनामिक प्रोसेस है जिससे एक इंसान या एक ग्रुप ऑफ पीपल एक आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं और एक नया बिजनेस या एक नया एंटरप्राइज खड़ा कर देते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहले वो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिस्क लेते हैं। अब बहुत सारे लोगों को आइडिया तो आ जाता है पर वो रिस्क लेने से डर जाते हैं, काम करने से डर जाते हैं कि भाई अगर ये काम ना किया तो क्या होगा। तो बिजनेस अगर आपको खड़ा करना है तो आपको काम तो करना पड़ेगा। रिस्क थोड़ा बहुत तो हर चीज़ में होता है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये भी रिस्क ही है ना, बट हम लोग आपको पहले ही बता देते हैं वीडियोस में कि क्वेश्चंस हम लोगों ने पेपर आपके सेट नहीं किए हैं। हम सिर्फ आपको प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग अजम्पशन बता रहे हैं कि पेपर इसमें से आ सकता है ना। अब आपको पता है इस बुक के बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं, बट आपको जो लास्ट ईयर में रिपीटेड हैं उनके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो 80% टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी, है ना। तो चलिए, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया सोचना है, रिस्क लेना है, अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है और एफर्ट्स करने हैं कुछ वैल्यूएबल क्रिएट करने के लिए, जिससे कि लोगों की मदद हो। लोगों की मतलब लोगों की प्रॉब्लम्स के सल्यूशन ढूंढोगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली चलेगा। लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है उस चीज़ का जब तक आप सल्यूशन नहीं दे रहे हो तब तक बिजनेस नहीं चलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप एक डायनामिक प्रोसेस है।
तो यहाँ पे अब देखिए व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, मैनेज करते हैं एक बिजनेस के वेंचर को, ताकि हम लोग प्रॉफिट्स को अर्न कर पाएँ लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके या लोगों की नीड्स को फुलफिल करके। ये सिर्फ एक बिजनेस को स्टार्ट करना नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। हर बार कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव लेके आना, इनोवेशन करना, प्रेजिस्टेंस रहना, यानी कि कंसिस्टेंट रहना मार्केट में। सो एंटरप्रेन्योर्स भी इंडिविजुअल्स ही होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स आर इंडिविजुअल जो कि अंडरटेक करते हैं, इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स, एक इंडिविजुअल ही इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के क्या फीचर्स है जब आप एक एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस करते हो, मतलब एक आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करते हो, तो आप नई नई इनोवेशंस करते हो, रिस्क उठाते हो, बिजनेस में एक ऐसी वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करते हो सोसाइटी के लिए जो जिससे लोग अट्रैक्ट हों, रिसोर्सेज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हो। अब अंडरस्टैंड करना कि एंटरप्राइज का जन्म इससे कैसे होगा, एक बिजनेस कैसे इससे स्टैंड कर जाएगा। आपको एक आइडिया आया, आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, रिस्क लिया, पर इससे एक बड़ा बिजनेस कैसे बन जाएगा। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही एक एक पौड़ी चढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे वो एक कंपनी भी बन जाएगी। द बर्थ ऑफ एन एंटरप्राइज किससे स्टार्ट होता है, एक आइडिया। जब आपको एक आइडिया आ गया तो फिर उसके बाद आपको आगे दिखने लग जाएगा कि क्या इसकी अपॉर्चुनिटी है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करोगे, आइडिया को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। ये जो प्रोसेस है इसको आपको मतलब नरिश करना होगा। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, उसको हम लोग पहले खाना खिलाना शुरू करते हैं, फिर उसकी प्लानिंग करते हैं कि उसको मतलब क्या लाइफ में बनाएंगे, उसको बड़ा करते हैं ना। सेम लाइक बेबी की तरह हमें अपनी कंपनी को पालना होता है, एक बिजनेस को पालना होता है। ये नहीं है कि कल हमने बिजनेस का आइडिया सोचा और आज हम सोच रहे हैं कि वो करोड़ों छाप देगा, तो ऐसा नहीं होता। बिजनेसेस को खड़े होने में, स्टैंड होने में ही सालों साल निकल जाते हैं, 15-20 साल तो कहीं नहीं जाते, है ना। तो स्टेप्स क्या हैं एंटरप्रेन्योरियल के प्रोसेस के, क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप एक आइडिया जनरेट करते हो, आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडिया आता है, ठीक है, जो कि मतलब सबसे हटके हो। आपको हमेशा ऐसे चीज़ पे या ऐसी ज़रूरत पे फोकस करना है जिसका रिजल्ट या जिसके लिए लोग बहुत कम काम कर रहे हैं, क्योंकि उसी चीज़ में ग्रोथ के ज़्यादा चांसेस हैं। सेकंड, आपको उसके बाद मार्केट रिसर्च करनी है कि इसकी क्या नीड्स है, कस्टमर इसकी कितनी डिमांड कर रहा है, एनालाइज करना है कि कोई कंपटीशन तो नहीं है, आइडेंटिफाई करना है मार्केट में कितना ट्रेंड चल रहा है। फिर आपको प्लानिंग करनी है बिजनेस की, फिर आपको देखना है कि पैसे कहाँ से आएंगे। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आइडिया तो आ गया, पैसे भी तो चाहिए। बिना पैसे, बिना सेविंग्स, बिना लोन्स के, इन्वेस्टर्स के बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा। फिर आपको रिसोर्सेज को मैनेज करना है, लाइक फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इनको गैदर करना है और इनको ऑर्गेनाइज करना है, इकट्ठा करके ऑर्गेनाइज करना है। फिर आपने अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर देना है, एग्जीक्यूट कर देना है, जो आपने सोचा है ना इंटरप्राइज का। फिर आपको उस प्लान को लॉन्च करना है। देन आपको उसको मॉनिटर करते रहना अपनी ग्रोथ को, कि मैंने जो भी आइडिया सोचा, जैसे भी प्लानिंग की, क्या उसी अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग हमारी प्रोग्रेस हो रही है। अब एंटरप्रेन्योरशिप की इंपॉर्टेंस क्या है। जब एक कंपनी, एक एंटरप्रेन्योर एक मतलब एक प्रोसेस से गुजरेगा एंटरप्रेन्योरशिप के, और वो एक एंटरप्राइज क्रिएट करेगा, तो इससे क्या इंपॉर्टेंस होगी, नई नई नौकरियां क्रिएट होंगी, लोग नई नई क्रिएटिविटी करेंगे, डेवलपमेंट्स होंगी, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगी लोगों की, लोगों के पास जॉब्स आएंगी, पैसे आएंगे, तो लोग अपना रहन सहन सुधारेंगे, है ना। उनको गुड्स मतलब अच्छी क्वालिटी की लाइफ ऑफर की जाएगी, इंकरेज करेंगे कॉम्पिटिशन को। ऑब्वियस है कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा मार्केट में। चैलेंजेस क्या आते हैं एक एंटरप्रेन्योरशिप में, फाइनेंशियल। सबसे पहले मुश्किल, दिमाग में आइडिया तो आ जाता है, पैसों पे आके हर बंदा रुक जाता है कि पैसा कहाँ से आएगा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। मार्केट कंपटीशन देख के कई बार लोग रुक जाते हैं कि बड़े बड़े प्लेयर्स तो पहले ही मार्केट में बैठे हैं, हम कहाँ टिक पाएंगे। फेल होने का डर हमारे दिमाग में सताता रहता है कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। लैक ऑफ रिसोर्सेज, कई बार रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, लेबर, इसकी कमी हो जाती है। अब कई बार मैं सोचती हूँ कि मेरे पास मतलब काम करने के लिए कोई है नहीं, अकेले इतना हैंडल करना है, तो रिसोर्सेज प्रॉपर होते नहीं है। कई बार लैपटॉप ख़राब हो जाता है, कई बार फ़ोन ख़राब हो जाता है। तो कई बार ये चैलेंजेस छोटे मोटे हर काम में आते हैं, ठीक है। बट जो सबको निकल के पार करके जाएगा वो तो फिर कर ही लेगा ना कुछ अपना जुगाड़ कर ही लेना है। जिसने करना है उसने रास्ता निकाल ही लेना है, जिसने नहीं करना है उसने बहाने बना के बैठ ही जाना है। तो चैलेंजेस तो बहुत आएंगे अगर आपको कोई भी काम करना है तो क्वालिटीज़ क्या है एक सक्सेसफुल, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसके लिए क्या आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे कि मतलब पहली तो है कि आपको गिव अप कभी नहीं करना है। अगर मैं अपनी वर्डिंग में बता रही हूँ कुछ क्वालिटीज़, जैसे अगर आपको पेपर में अपनी तरफ से बना के लिखनी है तो फर्स्टली यू डोंट हैव टू गिव अप नहीं करना है कभी भी। आपके पास एक क्लियर विजन होना चाहिए कि मुझे फ्यूचर में क्या चाहिए। आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए कि आप सबको लीड कर पाओ, समझा पाओ। थर्ड, रिसाइलेंस होना चाहिए, मतलब रिसाइलेंस यानी कि टफ सिचुएशन में आपको साइलेंस रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, चुप रहना है, मतलब टफ टाइम में आपको स्ट्रॉन्ग टिके रहना है।
और क्रिएटिविटी करते रहना, हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया निकालना है जो किसी ने नहीं सोचा। जहाँ लोगों की सोच खत्म होती है वहाँ आपकी शुरू होनी चाहिए, और रिस्क टेकिंग तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें रिस्क तो है ही है। हम जिंदगी जी रहे हैं, हमने फ़ोन के रिचार्ज करवा रखे हैं, हमें कल का नहीं पता हमने सुबह उठना है कि नहीं उठना। हमें अपने आप पे इतना भरोसा है, तो अपने रिस्क लेने पे भरोसा क्यों नहीं रखते। तो हम पहले तो रिस्क लेने से बहुत डरते हैं। तो रियल लाइफ की एग्जांपल्स दी गई है यहाँ पे स्टीव जॉब्स की, जिन्होंने एप्पल कंपनी की टेक इंडस्ट्री इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया, और आज के टाइम पे एप्पल की क्या आपको पता है कि कितनी वैल्यू, आप सबको पता है। सेकेंड वन इज़ इलॉन मस्क, जिन्होंने टेस्ला स्पेक्स बनाए। तो इन्होंने क्या ग्राउंड ब्रेकिंग बिजनेस क्रिएट किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन का। तो इलॉन मस्क को आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो नहीं जानता। थर्ड वन इज किरण मजूमदार शो, इन्होंने एक पायनर इन बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया में मतलब एक अच्छा क्रिएट किया है। तो ये कुछ रियल लाइफ की एग्जांपल्स है जिन्होंने मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू एक बड़ा बिजनेस ब्रांड बना दिया। तो एंटरप्रेन्योरशिप की क्या टाइप्स हैं? बिजनेस छोटा भी हो सकता है, बिजनेस बड़ा भी हो सकता है। सबसे पहले स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस, एंटरप्रेन्योरशिप, लोकल बिजनेसेस लाइक शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, ये भी एक एंटरप्रेन्योरशिप ही है। वो अपना काम कर रहे हैं दुकानदार, अपना उनका सेल्फ बिजनेस है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, पर उनका सेल्फ है। फर्स्ट वन इज स्मॉल बिजनेस। सेकंड क्या है? स्केलेबल स्टार्टअप्स। कुछ ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जिनका एम होता है कि उन्होंने रैपिड ग्रोथ करनी है, लाइक टेक कंपनी, तो उनके स्केलेबल स्टार्टअप्स ही ऐसे हैं कि जो स्केल हो पाए। थर्ड वन इज उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। जो वेंचर्स हैं वो फोकस करते हैं सोशल चेंजेस पे, लाइक एनजीओज पे। और फोर्थ है कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप, ये इनोवेशन एग्जिस्टिंग लार्ज कंपनीज के अंदर इनोवेशंस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप और सोसाइटी। एंटरप्रेन्योरशिप कैसे सोसाइटी को बेनिफिट करती है? बहुत सारे तरीकों से। उनकी डेली टू डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाती है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करती है, नई नई जॉब्स को क्रिएट करती है, प्रमोट करती है, सस्टेनेबिलिटी को, इको फ्रेंडली बिजनेस लेके आती है कि ये नो पोल्यूशन करता रहे, हमारी फैक्ट्रियाँ खड़ी कर दी हमने, ठीक है। कम्युनिटीज़ के साथ एम्पावर करती है, इनकरेज करती है लोकल बिजनेसेस को। और यहीं पे क्वेश्चन हो जाएगा वाइंड अप। तो ये मतलब जो क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप से एक एंटरप्राइज बिल्ड हुई, कैसे हमने उसको बिल्ड किया, तो आपको मतलब चैप्टर के बारे में जो पता आप लोग लिख सकते हो इसमें, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन बनता है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का, कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। इसकी अंदर अगर कोई एक वुमेन एंटरप्रेन्योर बनती है, मतलब एक लेडी एंटरप्रेन्योर बनती है, तो उसको क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए हैं कि वो वुमेन्स को मतलब प्रमोट कर पाएँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करो, और इसका रोल बताना है कि उसके बाद कंट्रीब्यूशन बताना है कि इंडिया में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का क्या रोल है और कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे तीनों सालों में क्वेश्चन आया, 2021, 2022 और 2023, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मीनिंग क्या है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि जो लेडीज़ लोग हैं वो बिजनेस करेंगी अब, ठीक है। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप वो प्रोसेस है जहाँ पे वुमेन ऑर्गेनाइज करेगी, मैनेज करेगी एक बिजनेस को, फाइनेंशियल रिस्क लेगी उस बिजनेस को क्रिएट करने के लिए, नए नए वेंचर्स को मैनेज करेगी। वुमेन एंटरप्रेन्योर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इकॉनमी को डेवलप करने के लिए, नई नई इनोवेशंस में कंट्रीब्यूट करती है, नई नई जॉब्स क्रिएट करती है, इंडस्ट्रीज को ग्रो करती है। सो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप गेन इंपॉर्टेंस एज मोर वुमेन्स आर स्टेप आउट एस्टैब्लिश। तो जिसकी वजह से मतलब कुछ ऐसी वुमेन्स हैं रियल लाइफ में जिन्होंने इतनी मतलब सक्सेस हासिल की है कि आज के टाइम पे हर वुमेन घर से बाहर निकलना चाहती है, एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनना चाहती है, ठीक है। तो रोल वुमेन एंटरप्रेन्योर का क्या रोल है? अगर एक लेडी एंटरप्रेन्योर बनती है, कंपनी क्रिएट करती है, तो उसका क्या रोल है? इंडिया में इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन करती है। अगर एक वुमेन बिजनेस को ऑन करती है तो वो मतलब इकोनॉमी ग्रोथ की जीडीपी में कंट्रीब्यूट ज़्यादा करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जॉब्स को क्रिएट करती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती हैं, स्पेशली वुमेन्स के लिए। लेडीज़ लोग ज़्यादा लेडीज़ लोगों के बारे में सोचती हैं। सोशल इम्पैक्ट पड़ता है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एम्पावर करती हैं कम्युनिटीज़ को बाय एड्रेसिंग इश्यूज़ लाइक एजुकेशन पे ध्यान देती हैं, हेल्थ को देखती हैं, इन्वायरमेंट को देखती हैं, इनोवेशन को प्रमोट करती हैं कि भाई फ्रेश आइडियाज़ लेके आओ, इनोवेटिव सोल्यूशन। पता ना लेडीज़ लोग के पास कितने इनोवेटिव सोल्यूशंस होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने आई थिंक मुझे नहीं पता वो फिल्म देखी है कि नहीं, बट बहुत सारी मूवीज़ हैं जो हमें टीच करती हैं। जैसे मिशन मंगल आई थी मूवी, आई डोंट नो किसने देखी है कि किसने नहीं, उसमें वो पूड़ी वाला सीन आता है, तो मुझे नहीं पता किसने देखा है। तो क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं लेडीज़ के पास कुछ ना कुछ, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को मल्टीटास्किंग करके मैनेज कर पाती हैं। तो नई नई इनोवेशंस आती हैं, डाइवर्सिटी होती है लीडरशिप में। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इंप्रूव करती हैं डाइवर्सिटी को, बिजनेस लीडरशिप को, और फोस्टर करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो। पर जब एक वुमेन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो उसको बहुत सारी फाइनेंशियल मतलब चीज़ों प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। पहला प्रॉब्लम उसको फाइनेंशियल इशू आते हैं, लोग ज़्यादा मतलब मदद नहीं करते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, लोन्स वगैरह क्रेडिट लेने में
मुश्किल आती है। सोशल बैरियर, सोसाइटी, जेंडर बायस कि ये लड़की है, ये कैसे काम कर सकती है, लोग डिस्करेज करते हैं, सोशल बैरियर्स आते हैं। एजुकेशन और स्किल, कुछ लोगों लड़कियों को पढ़ाई ही नहीं करवाते हैं, तो लिमिटेड एजुकेशन का असेस होने की वजह से उसके पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं होती है, उसको नॉलेज नहीं लेने दिया जाता है, उसको मतलब पता ही नहीं होता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या टेक्नोलॉजी है, ठीक है। लिमिटेड नेटवर्क की अपॉर्चुनिटीज़, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को स्ट्रगल करना पड़ता है कि अगर आपको एक प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड करना है तो उनके लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा उनके बिजनेस के लिए। लीगल और रूल्स वगैरह मतलब उनके लिए स्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं, कम्प्लेक्स प्रोसीजर सेट किए होते हैं जो कि उनके लिए हार्ड होता है। सेफ्टी और मोबिलिटी कंसर्न, लेडीज़ के लिए तो पहले आता है ना, कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए मतलब बिजनेस खड़ा करना सेफ्टी कंसर्न सबसे पहले आता है। एक लेडी ओपनली आज के टाइम पे बिजनेस नहीं कर सकती। अगर सच बोलूँ तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे, क्योंकि जैसे जैसे हम धीरे धीरे वायरल होते जाएंगे, बहुत तरह की दुनिया हमसे टकरेगी, दुनिया अच्छी नहीं होगी, ये बात सबको पता है ना। 4 बच्चे अगर अच्छा बोलेंगे तो 2 मुझे गलत भी बोलने वाले हैं कि अगर मेरे से गलती किसी, क्योंकि पुरानी वीडियोस अगर आप देखोगे कितनी गलतियां हैं, है ना, तो हर कोई अच्छा नहीं बोलेगा। तो वैसे ही सेफ्टी कंसर्न्स बहुत आ जाते हैं आज के टाइम पे, आपको पता है कितने सेफ्टी के इश्यूज़ हैं, कितना कुछ हो रहा है दुनिया में, है ना। तो एक वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए अपने पैरों पे स्टैंड करना सबसे बड़ा यहाँ पे कंसर्न है कि नहीं कर सकते हैं लोग, आगे बढ़ता देख ही नहीं सकते हैं एक लेडी को कि वो आगे बढ़ रही है। सबसे पहले लेडीज़ ही काफ़ी हद तक तो दुश्मन होती हैं कि ये कैसे आगे जा रही है, ठीक है ना, ये क्यों काम कर रही है। तो स्टेप्स क्या, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए कि वो कैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर को प्रमोट कर सकती है। गवर्नमेंट ने उनके लिए फाइनेंशियल स्कीम्स और प्रोग्राम सेट किए जिससे उनको फाइनेंशियल इश्यूज़ ना आए। मुद्रा योजना बनाई गई वुमेन्स के लिए, स्टैंड अप इंडिया स्कीम बनाई गई वुमेन्स के लिए, अनुपमा स्कीम खाने वाली फूड सेक्टर के लिए बनाई गई, महिला उद्यम निधि स्कीम बनाई गई। तो स्किल डेवलप, सेकंड उनको क्या दी गई, मतलब स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा। पहले उनको फाइनेंशियल स्कीम्स दी गई, फिर सेकंड उनको स्किल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स दिए गए। फर्स्ट था स्टेप, यानी कि सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाया गया लेडीज़ लोगों को एजुकेट करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए। सेकंड, ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट उनको दी गई, ट्रेनिंग दी गई, काउंसलिंग दी गई, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी गई। थर्ड, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मतलब उनको वोकेशनल ट्रेनिंग्स ऑफर की गई ताकि जिससे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अपने आप को डेवलप कर पाएँ। थर्ड, पॉलिसीज़ और इनिशिएटिव्स में उनको मदद की गई गवर्नमेंट के द्वारा, उनको वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्लेटफॉर्म दिए गए। जैसे नीति आयोग के द्वारा उनको एक इकोसिस्टम वुमेन्स के लिए प्रोवाइड किया गया था, स्टार्टअप इंडिया प्रोवाइड किया गया, महिमा कोयल योजना को इनकरेज किया गया कोयल इंडस्ट्री में। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कैसे कंट्रीब्यूट करती है हमारे इंडिया की तरह, सेक्टरल कंट्रीब्यूशन करती है, टेक्नोलॉजी, जैसे कि जो अगर फाल्गुनी नैयर को आप लोग देखें तो इन्होंने नायका नई टेक्नोलॉजी लेके आई, इनकी वजह से एक नॉर्मल बिजनेस ई कॉमर्स में ट्रांसफ़र हो गया। नायका मतलब आप देख सकते हो, नायका एक ऑनलाइन वेबसाइट प्लेटफॉर्म बन चुका है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कुछ भी खरीद सकते हो। तो फाल्गुनी नायर ने नायका की क्रिएशन की थी। नायका का ब्रांड आई थिंक सबको पता है। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में वुमेन ने बहुत बड़ा काम किया है, फार्मिंग वगैरह में उसको बूस्ट किया है, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह। एजुकेशन और हेल्थ केयर की यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर लाइक किरण मजूमदार शो, जिन्होंने एजुकेशन में, बायोटेक्नोलॉजी में इनोवेशन की, हेल्थ केयर में की, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो हर एक की आपको एग्जाम्पल दी गई है, बट अगर आपको नहीं लर्न करनी है तो आप अंदर पॉइंट की अपनी मर्जी से एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा जब एक वुमेन बिजनेस करने लगी, तो उससे क्या हमारे यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, सोशल एम्पावर बढ़ी, मतलब कि सोशल मतलब लोग इंस्पायर हुए कि ये कर सकती है लेडी होके, तो हम भी तो एक लेडीज़, हम भी कर सकते हैं। इनोवेशन हुई, नई नई क्रिएटिव सोल्यूशंस आए मार्केट में, सस्टेनेबिलिटी बढ़ी। सजेशंस, क्या सजेशन हम लोग देना चाहेंगे कि और वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जाए, प्रमोट किया जाए, कैसे उनको सेफ फील कराया जाए कि भाई आप भी मार्केट में आओ, आप भी काम कर सकते हो। सिंप्लीफाई कर दो फाइनेंशियल असेस, उनको फाइनेंस के रिलेटेड कभी कोई दिक्कत ना आए, उनको लो इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करो। स्किल डेवलपमेंट के लिए उनके लिए कोर्सेज प्रोवाइड किए जाने चाहिए। इंकरेज करो कि गवर्नमेंट के लिए आए कि इंकरेज करो ऐसे नेटवर्क्स, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को क्रिएट करो जहाँ पे वुमेन्स को कनेक्ट करो, उनकी आइडियाज़ को लैब करो उनके साथ। पॉलिसी ऐसी बनाओ जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करे, उनकी सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखो। कुछ केस स्टडीज़ दी गई हैं लाइक फाल्गुनी नैयर की, नायका की, किरण शाह की, बायकॉन की, रितु कुमार की। आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा और दैट क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन द टर्म बिजनेस प्लानिंग, और इसमें क्या वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, क्या मेजर एलिमेंट्स है कि बिजनेस प्लान के। बिजनेस प्लानिंग क्या होता है, दिमाग है हमारे पास, हम सोच सकते हैं इतनी सी बात, तो बिजनेस के बारे में प्लानिंग करना, सोचना हमारे क्या गोल्स होंगे, क्या स्ट्रेटजीज होंगी, कैसे हम रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करेंगे, एवरीथिंग।
दैट इज बिजनेस प्लानिंग। सिंपल, 2021 और 2022 दोनों में क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है, ठीक है। तो बिजनेस प्लानिंग रेफर्स टू द प्रोसेस जो कि आउटलाइन करता है कि हमारे क्या गोल्स होंगे, क्या हमारी स्ट्रेटेजीज रहेंगी, हम कैसे अपने गोल्स को कंप्लीट करेंगे, कैसे हम रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, कैसे उनको मैनेज करेंगे, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, सब कुछ एडवांस में प्लान करके चलना। तो ये हमें एक रोड मैप बना के दे देती है। जब हम एडवांस में प्लानिंग कर लेता है एक बिजनेस का ओनर, तो उसको पता होता है कि उसको किधर जाना है, कौन सी डायरेक्शन हमारे बिजनेस के लिए सही है, ठीक है। तो उनको मदद करता है कि आने वाले चैलेंजेस से हम लोग इजीली टैकल कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो बिजनेस इज प्लान जो है एक रिटन डॉक्यूमेंट होती है जिसमें हम लोग सारी डिटेल्स को कैप्चर करते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है, जब हम बिजनेस की प्लानिंग पहले से ही करके चलते हैं तो उसकी क्या फ़ायदे होते हैं। हमारे पास क्लियर विजन होता है, हमें पता होता है कि यही रास्ते पे हमने जाना है। हमारे रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन होता है, हमें पता है कितना रिसोर्स कहाँ लगेगा। रिस्क को हम मैनेज करके चल सकते हैं, नए नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमने कहाँ पे जाना है, हमारा गोल क्या है, ठीक है। परफॉर्मेंस को हम लोग अच्छे से और मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्लानिंग ऑलरेडी कर रखी है। अगर हम बिना प्लान के चल रहे हैं तो हर टाइम दिमाग में टेंशन ही रहेगी कि आगे क्या होगा। बट अगर हमने प्लानिंग कर रखी है तो वी नो कि आगे क्या होगा और हम बाकी चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होते हैं, अगर आपको एक बिजनेस के बारे में प्लानिंग करनी है तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप रिसर्च करोगे, मार्केट को एनालाइज करोगे, डिफाइन करोगे कि आपके बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है। देन आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपकी ऑडियंस कौन है, कौन कौन लोग कस्टमर किस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप मार्केट के रिलेटेड स्ट्रेटजीज बनाओगे, प्लान क्रिएट करोगे कि कैसे आप अपने चीज़ को या अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाओगे, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, कुछ भी स्ट्रेटजीज बनाओगे। देन आप अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करोगे, ठीक है। कैपिटल, इक्विपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स को ऐसे यूटिलाइज करोगे कि आप अच्छे से बिजनेस को ग्रो कर पाओ। उसके बाद आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे, अपना बजट प्रिपेयर करोगे, खर्चे देखोगे कि जो भी हमने एडवर्टाइजमेंट वगैरह करनी है हमारे कितने एक्सपेंसेस आएंगे, रेवेन्यू एस्टिमेट करोगे। देन आप ऑपरेशनल प्लानिंग करोगे, जो भी प्रोडक्शन वगैरह के खर्चे आए, सर्विस डिलीवरी करने में, कस्टमर को सपोर्ट करने में, उन खर्चों को देखोगे। देन आप रिस्क देखोगे कि कितना पोटेंशियल रिस्क है, मतलब अगर मार्केट फ्लक्चुएट होती है, आपका प्रोडक्ट अगर आपने बनाया वो डिले हो जाता है बनने में, कितना रिस्क है उसको आप एनालाइज करोगे। देन आप एक बिजनेस का प्लान ड्राफ्ट करोगे, रिव्यू करोगे और उसको फाइनलाइज कर दोगे। अब कौन से मेजर एलिमेंट्स होते हैं एक बिजनेस के प्लान में। सबसे पहला एग्जीक्यूटिव समरी होनी चाहिए, यानी कि समरी में आपको पता होना चाहिए आपका मिशन क्या है, आपका विजन क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जो जैसे हम लोग कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, उसका एक प्रोस्पेक्टस होता है ना, उसमें उन्होंने मतलब हाईलाइट किए होते हैं की पॉइंट, जिससे मतलब वो बच्चों की अटेंशन को ग्रैब कर पाए, है ना। तो एग्जीक्यूटिव समरी एक प्रोस्पेक्टस होता है सिंपल वर्ड में, ठीक है। सेकंड, बिजनेस की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट कि क्या बिजनेस है, उसकी क्या हिस्ट्री है, क्या बिजनेस इंडस्ट्री ने ऑपरेट किया है, एवरीथिंग। फिर उसके बाद मार्केट एनालाइज करेंगे कि टारगेट मार्केट क्या है, कस्टमर सेगमेंट्स क्या है, इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद ऑर्गेनाइज करेंगे और मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर को देखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशनल की हियरार्की है और जो की टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके रोल क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। प्रोडक्ट के और सर्विस के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे, क्या प्रोडक्ट और सर्विस हम लोग ऑफर कर रहे हैं, उसके क्या यूनिक फीचर है उसको हाईलाइट करेंगे, उसके प्रोडक्ट और सर्विस के क्या बेनिफिट हैं, क्या कॉम्पिटिटिव से हम लोग अच्छा दे रहे हैं, एडवांटेज क्या है। उसके बाद मार्केटिंग और सेल्स की स्ट्रेटजीज के बारे में प्लान करेंगे। प्लान फॉर प्रमोट द बिजनेस, अट्रैक्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को, आउटलाइन करना कि प्राइसिंग इतनी है, जैसे कि अट्रैक्टिव प्राइजेस बनाते हैं, 1000 की चीज़ को 999 में लिख देते हैं। उसके बाद ऑपरेशनल प्लान्स करते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस को प्लान करते हैं, इंक्लूड प्रोडक्शन, सप्लाई, एवरीथिंग। उसके बाद फाइनेंशियल प्लान, फिर अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स के बाद यहाँ पे अब क्या टॉपिक आ जाता है कि बेनिफिट्स क्या हैं, कि अगर एक वेल स्ट्रक्चर्ड आप बिजनेस प्लान बना देते हो तो उसके क्या बेनिफिट होंगे। आपका डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करोगे, फोकस आपका इन्हांस होगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स पे आपका फोकस होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलेंगे इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ इनोवेशन, उसके फीचर और उसकी क्यों नीड है आज के टाइम पे। इनोवेशन मतलब नई नई क्रिएटिविटी। क्यों आज की दुनिया में क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। अब आप सोचो, जो काम आप करने की सोच रहे हो उस फील्ड में पहले ही बहुत मंजे हुए खिलाड़ी बैठे हैं, तो वहाँ आप कैसे टिक पाओगे जब तक आप अपनी खोपड़ी का अच्छे से इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर आप उसमें से चुनिंदा चीज़ें निकाल के नहीं निकालोगे कि मतलब आप सबसे अलग हो, अलग तरीके से कुछ प्रेजेंट कर पा रहे हो, तभी तो आप लोग टिक पाओगे ना मार्केट में। इनोवेशन नहीं करोगे तो मार्केट में नहीं टिक पाओगे, 2-4 दिन में ही गेम ओवर हो जाएगी। तो फीचर्स क्या है, क्यों आज के टाइम पे ज़रूरत है कि एक बंदे को इनोवेटिव होना चाहिए। इनोवेशन वो प्रोसेस है जहाँ आप नए नए आइडियाज़ को क्रिएट करते हो, नए नए मेथड्स को क्रिएट करते हो, नए नए प्रोडक्ट सर्विसेज जो कि वैल्यू को ऐड करें, या जो पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं
उनकी वैल्यू को बढ़ाए। तो इट इन्वॉल्व, इसमें आपको एक अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत होती है, थिंक डिफरेंटली। ऐसे सॉल्यूशंस निकालो प्रॉब्लम्स के, मतलब लोगों को मज़ा आ जाए देख के। इन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करो, नए चेंजेस लाओ दुनिया में। सो आज की दुनिया में रैपिड चेंजिंग वर्ल्ड, मतलब मिनटों में दुनिया बदल रही है, और इनोवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपको टिकना है, ग्रो करना है, तो इनोवेशन से बढ़ के कुछ नहीं है। उनके फीचर्स क्या हैं? अगर आप इनोवेट करते हो तो नई नई क्रिएटिविटी होती है, आपका प्रोडक्ट ओरिजिनलिटी होती है, यानी कि आपने एक नया आइडिया जनरेट किया ओरिजिनल, ठीक है, नई वैल्यू ऐड होती है। मेन एम इनोवेशन का क्या होता है कि वैल्यू ऐड करना, क्वालिटी इंप्रूव करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। इनोवेशन एक कंटिन्यू प्रोसेस है, आपको हर टाइम कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ेगा, क्योंकि इन अ सेकेंड दुनिया में कुछ ना कुछ नया क्रिएट हो रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए, नए नए चेंजेस को आपको अडेप्ट करते जाना चाहिए। रिस्क इन्वॉल्वमेंट थोड़ी बहुत तो होती है, पर आपको रिस्क को कैलकुलेट करके चलना होगा जब भी आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो, ठीक है। इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, और कोलैब, टीम वर्क करते रहना चाहिए, क्योंकि वही आपको एक अच्छी फील्ड तक लेके जाएगा, अच्छी एक्सपर्टीज तक बन जाएगा। तो क्या इंपॉर्टेंस और क्या नीड्स हैं इनोवेशन की आज की दुनिया में? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, अगर आप न्यू इंडस्ट्रीज ड्राइव करोगे, नई नई जॉब्स क्रिएट करोगे, इकोनॉमी हमारी डेवलप करेगी, ठीक है। जैसे स्टार्टअप्स हुए, स्विगी, जोमेटो, कितनी जॉब्स आई, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी। उसके बाद टेक्नोलॉजी हमारी और एडवांस हो जाएगी, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, रहने खाने पीने का सलीका बढ़िया हो जाएगा, सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, पोल्यूशन फ्री होगा, इको फ्रेंडली होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होएंगी लोगों की, सोसाइटी की, ग्लोबल चैलेंजेस को हम हैंडल कर पाएंगे, ग्लोबल कनेक्टिविटी हमारी बढ़ेगी। लाइक इनोवेशन हुई थी सोशल मीडिया की, तो अब हम ग्लोबल लेवल पे लोगों के साथ कनेक्ट रह पाते हैं, नए नए चेंजेस को हम लोग अडेप्ट करते हैं। इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप को, इनकरेज करो, नई नई इनोवेशंस को बूस्ट करो, प्रूविंग प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते रहो, लाइक टीम वर्क, स्ट्रीमलाइन करना वर्क प्रोसेसेस को, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते रहना। तो टाइप्स क्या हैं इनोवेशन के? प्रोडक्ट इनोवेशन होनी चाहिए। पहले तो हम प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं उसमें नई नई क्रिएटिविटी कर सकते हैं, या उस प्रोडक्ट को बनाने का जो प्रोसेस है उसमें इनोवेशन कर सकते हैं, बिजनेस के मॉडल में क्रिएटिविटी कर सकते हैं, सोशल इनोवेशन लेके आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज कर सकती है, ठीक है। तो बहुत तरीके से एक प्रोडक्ट को बनाने में सिर्फ एक ही तरह की इनोवेशन नहीं होती, हर बहुत तरीके से उसमें आप क्रिएटिविटी कर सकते हो। स्टेप्स क्या है? अगर आपको बूस्ट करना है, यानी कि बूस्ट करना है अपनी इनोवेशन को, क्रिएटिविटी को इनकरेज करो, रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करो, कोलैब करो, और नेटवर्किंग्स के साथ एम्ब्रेस करो अपनी टेक्नोलॉजी को, ठीक है। फोकस करो कि कस्टमर क्या चाहता है, इनकरेज करो कि आप रिस्क ले पाओ, और क्योंकि बिना रिस्क लिए अगर आप सोच रहे हो कि भाई बिजनेस हमारा स्टैंड हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। ट्रेन करो, अपस्किल्स दो उनको। यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दी गई हैं, ठीक है, ऐप्स, पेटीएम, गूगल पे, तो आप लोग इसको रीड कर सकते हैं, ईजी है। चैलेंजेस क्या है? अगर आप इनोवेशन करते हो तो चैलेंजेस क्या आते हैं? कॉस्ट, जब आप रिसर्च करते हो नई नई चीज़ों के बारे में, आइडियाज़ के बारे में, तो कॉस्ट हाई हो जाती है। रेजिस्टेंस टू चेंज, पीपल और ऑर्गेनाइजेशन मतलब जल्दी उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते नए चेंजेस को। अनसर्टेनिटी होती है, रिस्क होता है कि कहीं ये फेल ना हो जाए। रिसोर्सेज की कहीं ना कहीं कमी होती है, क्योंकि रिसर्च करना, टीम, इतना सब्र किसी के पास नहीं है आज के टाइम पे कि नई नई क्रिएटिविटी कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसके क्या फेजेज हैं ईडीपी के, और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैसे आप इवेल्युएट कर सकते हो ईडीपी को? तो ये भी क्वेश्चन तीनों सालों में 2021, 2, 3 दो तीनों में आया है। तो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनको डेवलप करना, ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसको डिज़ाइन किया गया है इंडिविजुअल्स की हेल्प करने के लिए, डेवलप करने के लिए एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और माइंडसेट को। इसका एम क्या है कि ट्रेन करना और गाइड करना अपने पार्टिसिपेंट्स को कि कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सो ये प्रोग्राम्स आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, स्किल्स, प्रैक्टिकल इंसाइट, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, आपकी मदद करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ईडीपी के? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि आपकी स्किल्स को इन्हेंस करता है। सेकंड, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है कि भाई आप भी ये काम कर सकते हो। आपकी इनोवेशन को, क्रिएटिविटी को इनकरेज करता है, आइडेंटिफाई करता है कि क्या पोटेंशियल है आपकी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग फिर आपको बूस्ट करता है। प्रमोट करता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करो, रिड्यूस करता है अनएम्प्लॉयमेंट को, जॉब्स ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करता है, इम्प्रूव करता है बिजनेस की नॉलेज को, क्रिएट करता है आपके लिए अवेयरनेस, क्या 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 मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में आपको अवेयर करता है। तो क्या फेजेस होते हैं
एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कौन कौन से फेजेज है। एक फेज़ होता है प्री फेज़, जब अभी आपको ट्रेनिंग देनी है, प्री फेज़ है। एक होता है प्री फेज़, एक होता है पोस्ट फेज़ है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम के। सबसे इसमें देखिए फेजेस क्या होते हैं ईडीपी के, ठीक है। कोई प्री फेज़ होता है, कोई पोस्ट पे फेज़ होता है, कोई मतलब आपको अलग अलग फेजेस होंगे। अभी प्री में क्या होता है कि अभी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई, उससे पहले वाला फेज़। तो हम यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं कि हम आपको कैसे डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आइडेंटिफाई करना पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को के लिए प्रिपेयर करना प्रोग्राम्स, कि कौन से पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स हैं और उनके अकॉर्डिंग फिर हमने एक प्रोग्राम डेवलप करना है प्री ट्रेनिंग की, किस चीज़ की उनको ट्रेनिंग देनी है, ये फाइंड करना कि उनको किस चीज़ में डेवलपमेंट की ज़रूरत है। एक्टिविटीज़ फिर हम उनको सेलेक्ट, मतलब इसमें वो कैसे आते हैं, सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स होता है थ्रू इंटरव्यू और एप्टीट्यूड टेस्ट। आइडेंटिफाई करते हैं हम ट्रेनिंग की नीड्स को, डिज़ाइन करते हैं उनके लिए करिकुलम को, सेट ऑब्जेक्टिव्स करते हैं। सेकेंड ट्रेनिंग फेज, जब उनको ट्रेनिंग दी जा रही है यानी कि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें हम लोग कहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि जो बंदों ने पार्टिसिपेट किया है उनको स्किल्स और नॉलेज प्रोवाइड करनी। इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, सेशंस दिए जाते हैं, बिजनेसेस के कंसेप्ट लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस वगैरह के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है पोस्ट ट्रेनिंग फेज़, यानी कि ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है उसके बाद वाला फेज़। फॉलो अप लेते हैं, मोनिटर करते हैं कि जो हमने सिखाया क्या वही कर रहे हैं या अपनी गप्पे चला रहे हैं, ठीक है। क्या सिखाने का क्या कोई फ़ायदा भी हुआ या नहीं, ठीक है। उसके बाद आप कैसे ईडीपी को, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम को एवेल्युएट कर सकते हो। पहले आप प्री इवैल्यूएशन करोगे, देखोगे, असेस करोगे कि क्या उनकी स्किल्स है, क्या डेवलपमेंट है, ठीक है, किसकी ज़रूरत है। फिर आप ड्यूरिंग द प्रोग्राम देखोगे कि क्या उनको, ऊपर वाला ही लिखा हुआ है, कैसे उसको इवैल्यूएट करोगे। प्री ट्रेनिंग टाइम और पोस्ट इवैल्यूएशन, तीनों तरीके से आप इवैल्यूएट करोगे और उसके बाद लॉन्ग टाइम तक उनको इवैल्यूएट करते रहोगे कि क्या इम्पैक्ट आया। की मैट्रिसेस बता दोगे, कुछ यहाँ पे आप बेनिफिट्स बता दोगे कि अगर हम उनको डेवलपमेंट की मदद करते हैं क्या बेनिफिट्स होंगे, एम्पावरमेंट बढ़ेगी। ईडीपी एम्पावर करता है इंडिविजुअल्स को कि भाई आप चार्ज लो, अपने करियर के ऊपर स्टैंड लो, सेल्फ रिलियंट बनो। स्किल्स उनकी डेवलप करने में मदद करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है, इंकरेज करता है कि नई नई इनोवेशंस करो, नेटवर्क सपोर्ट करता है। चैलेंजेस क्या आते हैं, लोगों को अवेयरनेस बहुत कम होती है, नॉलेज बहुत कम होती है, लिमिटेड एक्सेस होता है रूरल एरियाज़ के पास, रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स होते हैं यानी कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फंड, स्किल, ट्रेन इनकी कमी होती है, और फॉलो अप कोई लेता ही नहीं है। मतलब ट्रेनिंग दे दी उसके बाद कोई पूछता ही नहीं है भाई आप कर भी रहे हो कि नहीं। फॉलो अप लेना बहुत ज़रूरी है, फॉलो अप नहीं लेते। तो इसके बाद यहीं पे क्वेश्चन की कंक्लूजन है, और एक क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा मतलब पूछा जाता है, लास्ट क्वेश्चन है दिस वन, कि एंटरप्रेन्योरशिप और इंट्राप्रेन्योरशिप क्या होता है। एंटरप्रेन्योर, मैं बिल्कुल आपको इसका मीनिंग समझाऊंगी, बाकी आप खुद करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप एक क्रिएट एंड मैनेज करता है एक न्यू बिजनेस को क्रिएट करता है। और इंट्राप्रेन्योरशिप, ये जो हम बिजनेस में जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसी में हम नई नई इनोवेशन करते हैं, मैनेज करते हैं आइडियाज़ और प्रोजेक्ट को एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज इंट्राप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में हम एक नया बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, और इंट्रा में हम जिसमें हैं उसी में नई नई क्रिएटिविटी कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स एक्ट करते हैं कि वो ओनर है, वो डिसीजन लेते हैं, जबकि जो इंटरप्रेन्योर है वो काम करते हैं एज एन एम्प्लॉय कंपनी के लिए और उसके इनिशिएटिव्स लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये डिफरेंस स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग रीड कर सकते हैं। मीनिंग मेरे को क्लियर करना था, बाकी आप रीड करेंगे ईजिली क्लियर हो जाएगा, डिफरेंस कुछ टफ नहीं है, ठीक है। और यहीं पे मुझे लगता है ये हमारी वीडियो हो जाएगी वाइंड अप। ये सिर्फ वो क्वेश्चन है जो मुझे लास्ट 3 ईयर्स में देख के लगा कि ये इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन लगते हैं इंपॉर्टेंट, लाइक चैप्टर 2 है जो थ्योरीज वाला, तो अगर आप और भी क्वेश्चन हैं जो भी अगर आपको लगता है तो आप उनको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन पे आपको रिलाई करना है। आप लोग सेफ साइड चलना चाहे तो कुछ और चैप्टर्स को भी पिक कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है। तो एग्ज़ाम कहाँ पे फ्लिप कौन करेगी यूनिवर्सिटी, ये तो कुछ कह नहीं सकते, पर ये जो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन किए ये पिछले 3 सालों में आ रखे हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को बेसिक सी इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर है। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट्स है आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।